Good morning, class. Today we will discuss about excretory system in human being. Now we know that there are four main organ of excretory system, which is the kidneys, urinary bladder, ureters, and urethra. Now we will start the one by one description of each organ. First one, kidneys. Kidneys is a pair of bean-like shaped organ which is present in human being. Okay, we have already discussed in last lecture that the excretory organ is a kidney in human being, and these kidneys are situated at the level of waist on either side of the vertebrate column. यानी कि आपकी जो वर्टिब्रेट कॉलम है, पीछे जो रीढ़ की हड्डी है, उसके नीचे की तरफ दोनों वेस्ट में यानी कमर वाली साइड पर दोनों तरफ किडनी होती है. किडनीज आर ब्रिक रेड इन कलर एंड बीन शेप्ड. इसका शेप बीन्स की तरह होता है, ठीक है. और ब्रिक रेड मतलब ईंट के जैसा रेड कलर टाइप होती है. मस्कुलर ऑर्गन है ये. ईच किडनी कंटेन अ लार्ज नंबर ऑफ कॉइल्ड ट्यूब कॉल्ड अ नेफ्रॉन. हर एक किडनी के अंदर एक कॉइल जैसी स्ट्रक्चर होती है जिसे हम नेफ्रॉन कहते हैं. नेफ्रॉन्स एक्ट एज अ फिल्टर. और किडनी का वर्क क्या है? मेन ब्लड को प्यूरिफाई करना, और ब्लड के अंदर जो एक्स्ट्रा सॉल्ट और टॉक्सिक सब्सटेंस और वाटर है उसको रिमूव करना. तो वो फिल्टर करने का काम करती है. और फिल्टर कौन करता है किडनी के अंदर? उसके अंदर जो प्रेजेंट नेफ्रॉन्स होते हैं वो फिल्टर करने का काम करते हैं. When the blood reaches the two kidneys, it contains both useful and harmful substance. अब आपको पता है कि जो भी फूड वगैरह डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद, ऑक्सीजन डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद, ठीक है, और सेल के अंदर रिएक्शन होने के बाद उसमें से CO2, H2O जो भी इकट्ठा हुआ है, जो टॉक्सिक सब्सटेंस है, वो सब ब्लड के अंदर आ जाते हैं. और उसके बाद ब्लड कहाँ जाता है? किडनी की तरफ, ठीक है. और किडनी क्या करती है? इस ब्लड के अंदर दोनों ही सब्सटेंस है, यूज़फुल भी है और हार्मफुल भी है. तो यूज़फुल सब्सटेंस को एब्जॉर्ब कर लेती है वापस, और हार्मफुल सब्सटेंस को अलग फिल्टर कर लेती है. नाउ द नेफ्रॉन एक्ट एज अ फिल्टर एंड रिमूव्स द हार्मफुल सब्सटेंस. तो यहाँ पर हमने पढ़ा है कि किडनी के अंदर क्या होते हैं? नेफ्रॉन्स होते हैं, और वो नेफ्रॉन्स ही हार्मफुल सब्सटेंस को फिल्टर करके सेपरेट कर लेते हैं. मतलब ब्लड को फिल्टर करेंगे और ये हार्मफुल सब्सटेंस को सेपरेट कर लेते हैं, ठीक है. जैसे यूरिया है, वेस्ट है, सॉल्ट है, और कभी कभी एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ वाटर है जो बॉडी में ज़्यादा है तो भी वो अलग कर लेते हैं. द वेस्ट प्रोडक्ट्स डिजॉल्व इन द वाटर एंड रिमूव फ्रॉम द किडनी एज अ येलोइश लिक्विड कॉल्ड अ यूरिन. और जितना भी वेस्ट अलग होता है वो यूरिन के फॉर्म में आपकी बॉडी से आउट हो जाता है. अब यूरिन कहाँ बनती है? तो जो किडनी से बनती है, और कहाँ जाती है? यूरिनरी ब्लैडर के अंदर. और यूरिनरी ब्लैडर से होती हुई यूरिनरी ब्लैडर के अंदर स्टोर हो जाती है, ठीक है, और फिर बॉडी से आउट हो जाती है. और यूरिनरी ब्लैडर में से लेकर किडनी तक, मतलब दोनों के बीच का कनेक्शन क्या होता है? यूरेटर कहलाता है, जो कि एक ट्यूब होती है जो इस यूरिन को उस यूरेटर के थ्रू पास करवा के यूरिनरी ब्लैडर तक पहुँचाती है. मतलब जो किडनी के अंदर जो यूरिन होती है, वेस्ट प्रोडक्ट है, उसको किडनी से कहाँ पहुँचाती है? यूरिनरी ब्लैडर तक. तो पहुँचाने के लिए जो मीडियम है वो क्या है? यूरेटर से. यूरिन इज स्टोर्ड इन द यूरिनरी ब्लैडर एंड इज पास्ड आउट फ्रॉम द बॉडी एट रेगुलर इंटरवल थ्रू द यूरिनरी ओपनिंग एट द एंड ऑफ द ट्यूब कॉल्ड अ यूरेथ्रा. और ये यूरिन इस यूरिनरी ब्लैडर के अंदर फील होती जाती है, और जब ये फूल हो जाती है तो ऑटोमेटिक हमें एक सेंस आता है, हर ह्यूमन बीइंग को ये सेंस आता है कि यूरिन पास करने की ज़रूरत है बॉडी से, ठीक है. तो वो सेंसेशन से जैसे ही यूरिन पास होती है बॉडी से आउट, तो वो किसके थ्रू होती है? एक यूरिनरी ब्लैडर की एक ओपनिंग है, यूरेथ्रा, ठीक है. यूरेथ्रा से वो आउट हो जाती है. नाउ एन एडल्ट being normally passes about 1 to 1.8 liters of urine in 24 hours. यानी पूरे 24 घंटे में किडनी कितना वेस्ट प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर लेती है? 1 to 1.8 लीटर, ठीक है, जो यूरिन के फॉर्म में बाहर हो जाता है. एंड यूरिन में क्या क्या होता है?
ये आप लोग याद रखिएगा। 95% उसमें वाटर होता है, जो एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर आउट होता है। 2.5% यूरिया होता है जो कि वेस्ट प्रोडक्ट है, एंड 2.5 अदर वेस्ट प्रोडक्ट जैसे कि सॉल्ट्स वगैरह है, यूरिक एसिड्स है, अमोनिया है, ठीक है, ये सब आउट हो जाते हैं। नाउ किडनी फेल्यूर, कभी कभी आपने सुना होगा कि किसी पर्सन की इन्फेक्शन या मान लो इंजरी हो गई है और उसकी किडनी वर्क करना बंद कर दिया है, यानी किडनी का जो फिल्टरिंग प्रोसेस है वो बंद हो चुकी है। तो इसका रिजल्ट क्या होगा? दोनों किडनी का जो वेस्ट प्रोडक्ट है आउट करने की कैपेसिटी है वो ख़त्म हो चुकी है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि अब उस ब्लड से वेस्ट प्रोडक्ट अलग नहीं हो पाएगा, और अगर वो वेस्ट प्रोडक्ट बॉडी में ही इकट्ठा रहा और बाहर नहीं निकल पाया तो वो वेस्ट प्रोडक्ट टॉक्सिक बन जाएगा, जहरीला बन जाएगा और उस पर्सन की डेथ हो जाएगी, ठीक है, जिसकी किडनी दोनों फेल हो चुकी है। नाउ द यूजुअल ट्रीटमेंट फॉर किडनी फेल्योर इज डायलिसिस, और इसी से बचाने के लिए किसी भी ह्यूमन को एक नई टेक्निक है जिसे हम डायलिसिस टेक्निक कहते हैं। तो डायलिसिस क्या है? एक ऐसी प्रोसेस जिसमें आप किसी पर्सन का ब्लड क्लीन कर देते हो, उसमें जो किडनी तो उसकी दोनों वर्क नहीं कर रही है, दैट मीन्स वो डायलिसिस करवा रहा है। और डायलिसिस में आप क्या कर रहे हो? उसका जो ब्लड होता है वो प्यूरीफाई कर रहे हो, ब्लड के अंदर से टॉक्सिक सब्सटेंस को अलग कर रहे हो, वेस्ट प्रोडक्ट को अलग कर रहे हो, ठीक है। और किसके थ्रू करेंगे? एक डायलिसिस मशीन आती है उसके थ्रू करते हैं, जो कि किडनी की तरह ही काम करती है, बट किडनी नेचुरल है और वो आर्टिफिशियल है, ठीक है। यहाँ पर एक लेडी आपको दिखाई दे रही है और साइड में जो मशीन दिख रही है वो डायलिसिस मशीन है, ठीक है। वो ब्लड को प्यूरीफाई करती है, ब्लड के अंदर सॉल्ट, अमोनिया, यूरिक एसिड, यूरिया, जो भी वेस्ट सब्सटेंसेस हैं अलग कर देती है और वो टॉक्सिक सब्सटेंस को आउट कर देती है, जो कि किडनी करती है, ठीक है। तो ऐसा ये मशीन के थ्रू करना डायलिसिस प्रोसेस कहलाता है। नाउ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सब्सटेंस इन प्लांट, जैसे ह्यूमन बीइंग में हमने एक्सक्रीटरी सिस्टम देखी, अब हम प्लांट्स के अंदर देखेंगे, ठीक है। तो चैप्टर फर्स्ट में हमने देखा था कि ग्रीन प्लांट्स की जो लीव्स होती है वो एनर्जी बनाने के लिए सनलाइट का यूज़ करती है, ठीक है, और अपना खुद का फूड प्रिपेयर करती है। सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड, यानी ओवरऑल कहे तो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के थ्रू एनर्जी बनाती है, ठीक है। और एनर्जी बनाने के लिए फूड वो वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और इनका यूज़ करती है। नाउ ये हमने चैप्टर फर्स्ट में देख लिया। नाउ वी हैव ऑल्सो लर्नड इन चैप्टर 10 दैट एवरी सेल्स ऑफ ऑर्गेनिज्म नीड एनर्जी टू परफॉर्म लाइफ फंक्शंस। और चैप्टर 10 में हमने ये भी देखा कि अगर प्लांट लिविंग थिंग है तो हर लिविंग थिंग की सेल जो होती है वो उसे एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, हर ऑर्गेनिज्म को रिक्वायरमेंट होती है अपने लाइफ फंक्शन को पूरा करने के लिए। तो फूड उनका सबसे मेन सोर्स होता है जिससे वो एनर्जी लेते हैं। तो इसका मतलब है प्लांट भी फूड लेते हैं, और अभी हमने देखा कि किसके थ्रू लेते हैं? बाय फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। और हर ऑर्गेनिज्म अपना अपना फूड लेते हैं अपनी एनर्जी गेन करने के लिए, ठीक है। तो एवरी सेल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म नीड फूड गेट एनर्जी बाय ब्रेकिंग डाउन ऑफ ग्लूकोज। अब जितने भी एनिमल्स हैं या जितने भी लिविंग थिंग है उनकी बॉडी जो फूड गेन करती है वो फूड उनकी हर एक सेल तक जाता है, और हर एक सेल तक जाकर उस फूड से उसे सिंपल करके ग्लूकोज के फॉर्म में कन्वर्ट कर देती है, ठीक है, और वेस्ट प्रोडक्ट भी बनाती है। तो अगर हम हर लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात कर रहे हैं तो वहाँ पर प्लांट भी इंक्लूड है। प्लांट की बॉडी में फूड बनता है, बट प्लांट की बॉडी में जो फूड बना है वो उसकी हर एक सेल तक डिस्ट्रीब्यूट होगा। प्लांट की हर एक सेल के अंदर रेस्पिरेशन प्रोसेस होगी, ठीक है, और हर एक बॉडी से ये जो सेल्स है पूरी बॉडी से मतलब वेस्ट प्रोडक्ट जनरेट होगा। मतलब हर एक सेल जो वेस्ट प्रोडक्ट देगी उसे आउट करना ज़रूरी होता है, ठीक है। तो प्लांट्स नीड अ ट्रांसपोर्ट सिस्टम। अब अपन ने अभी ह्यूमन बीइंग के लिए जो पढ़ा कि हम कैसे अपना फूड और ऑक्सीजन को समझ सकते हैं कि वो कैसे अंदर ट्रांसपोर्ट होता है हर एक सेल तक, तो वैसा प्लांट के अंदर भी ज़रूरी है। प्लांट भी तो अपनी बॉडी में फूड, मिनरल्स इनका ट्रांसपोर्ट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि सबसे पहले ट्रांसपोर्ट करने के लिए वाटर और मिनरल्स जो है वो कौन एब्जॉर्ब करता है? रूट्स करती है। और रूट्स कहाँ होती है? प्लांट के नीचे होती है। तो नीचे से वो वाटर और मिनरल को एब्जॉर्ब करती है और कहाँ तक पहुँचाती है? ऊपर हर एक लीव्स तक, क्योंकि हमें पता है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होने के लिए या फूड बनने के लिए उस टाइम पर वाटर की रिक्वायरमेंट भी होती है। नाउ टू ट्रांसपोर्ट द फूड
prepared by the leaves of all the parts of the plant which cannot make a food. अब देखो, कुछ ऐसे पार्ट भी तो है प्लांट के जहाँ फूड नहीं बनता, जैसे कि लीव्स है तो वहाँ पर फूड बनता है, पर आपको ऐसी सेल्स तक भी तो खाना पहुँचाना है, यानी कि ऐसी सेल्स तक भी खाना पहुँचना चाहिए। लिविंग थिंग है ना प्लांट, तो उसकी हर एक सेल को फूड पहुँचना चाहिए। तो ऐसी सेल्स जहाँ पर फूड नहीं बनता है, जैसे लीव्स में बनता है और बाकी पार्ट्स में नहीं बनता है, तो उसके लिए भी क्या होता है, ट्रांसपोर्ट सिस्टम होती है। ठीक है, तो वो ट्रांसपोर्ट सिस्टम थोड़ी सी अलग है। यहाँ पर पॉइंट आपको गिवन है कि टू ट्रांसपोर्ट द फूड प्रिपेयर बाय द लीव्स टू ऑल द पार्ट्स ऑफ प्लांट विच कैन नॉट मेक अ फूड। यहाँ पर सेकेंड ट्रांसपोर्ट सिस्टम आपकी किस पे डिपेंड है, फूड ट्रांसफ़र करने के लिए एक सिस्टम है जिसे हम जाइलम और फ्लोएम कहते हैं, उसके थ्रू होता है। ठीक है, तो आप उसे समझिए, तब आपको ये पॉइंट समझ में आ जाएगा। नाउ द ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन प्लांट्स कॉल्ड अ वेस्कुलर सिस्टम। प्लांट के अंदर जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम होती है उसे हम क्या कहेंगे, वेस्कुलर सिस्टम। ठीक है, कंसिस्ट ऑफ अ लॉन्ग ट्यूब कॉल्ड अ जाइलम एंड फ्लोएम। जैसे हमारी बॉडी में बहुत सारी ब्लड वेसल्स होती है ना, ब्लड सब कुछ ट्रांसपोर्ट करता है, तो ब्लड के लिए पूरी बॉडी में ब्लड वेसल्स का नेटवर्क है, वैसा प्लांट में नहीं होता। प्लांट के अंदर एक ही लॉन्ग ट्यूब होती है जिनको ये जाइलम और फ्लोएम कहते हैं। ठीक है, जाइलम एंड फ्लोएम्स वेसल्स आर प्रेजेंट इन ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट। प्लांट के हर एक पार्ट के अंदर होता है, जैसे कि रूट्स है, स्टेम है, ब्रांचेस है, लीव्स है। लेट अस स्टडी वेस्कुलर सिस्टम इन प्लांट्स इन डिटेल। अब हम प्लांट्स के इंटरनल स्ट्रक्चर के कैसे यहाँ पर फूड और मिनरल्स ट्रांसपोर्ट होता है, प्लांट्स के अंदर क्या होता है ऐसा जो ईजिली हर एक सेल तक फूड और जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो एक जगह इकट्ठा होना या फूड का डिस्ट्रीब्यूट होना, वो कैसे होता है। तो सबसे पहले हम एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स बाय रूट हेयर ये देखेंगे। ठीक है, तो हमारी जो रूट्स होती है उसके अंदर छोटे छोटे कई सारे रूट हेयर्स होते हैं, छोटे छोटे हेयर्स होते हैं, और जो रूट हेयर्स होते हैं ना वो सॉइल के अंदर है, यानी कि सॉइल के अंदर प्रेजेंट वाटर और मिनरल्स के कांटेक्ट में आते हैं। ठीक है, और ये मिनरल्स वाटर को वो क्या कर लेते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं, यानी रूट हेयर के थ्रू मिनरल्स और वाटर एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं। और इस तरह से लार्ज नंबर ऑफ जो रूट हेयर्स होते हैं वो धीरे धीरे इंक्रीज करते हैं अपना सरफेस एरिया रूट का, यानी कि आगे की तरफ बढ़ते जाते हैं इन कॉन्टेक्ट एंड विद द सॉइल वाटर, ड्यू टू विच more water and minerals can be absorbed by the roots at a rapid rate। आपने देखा होगा जड़ पेड़ के अंदर मिट्टी के अंदर बढ़ती जाती है ना। तो ऐसा क्यों बढ़ती है, ताकि जो रूट हेयर्स होते हैं, ठीक है, वो अंदर अपना नेटवर्क बढ़ाते जाते हैं और सॉइल के अंदर जो मिनरल्स और वाटर है उसको खींचते जाते हैं। ठीक है, यहाँ एक डायग्राम गिवन है, उससे आप समझ सकते हो। देखिए, ये सॉइल पार्टिकल है, ये सॉइल के आसपास जो वाटर फील है वो ये रूट हेयर है। ठीक है, ये रूट है और रूट से निकलने वाला उसका हेयर्स है, छोटे छोटे हेयर्स होते हैं ना। अब ये क्या करते हैं, रूट हेयर ये जो वाटर के अंदर, ये सॉइल के अंदर जो वाटर वगैरह है सॉइल से वो खींचते जाते हैं, और ये सारा वाटर अंदर ले लिया। आपको एरो नज़र आ रहा होगा, एरो से सारा वाटर अंदर आ चुका है। तो रूट हेयर जो होते हैं वो वाटर और मिनरल्स को खींचते हैं अपनी तरफ, और खींचने के बाद ये पूरे वाटर मॉलिक्यूल से, जैसे ये रूट से खींचकर और कहाँ पहुँचा देते हैं, जाइलम के अंदर। और ये जाइलम क्या होता है, जो कोई भी ट्री या प्लांट के सेंटर पार्ट में होता है, जो पूरे ऊपर तक, पूरे प्लांट में ये इसे खींचकर ऊपर तक से लेकर नीचे तक सप्लाई कर देता है। ठीक है, तो ये जाइलम वाली स्ट्रक्चर है। यहाँ पर आपको जाइलम दिख रहा है, यानी कि कुछ ऐसे टिश्यूज़ होते हैं प्लांट के जो क्या करते हैं, कुछ जो रूट्स वगैरह को भी मिनरल्स वाटर गेन करती है उसे ऊपर की तरफ खींच कर ले जाते हैं, क्योंकि हमें पता है कि प्लांट की हर एक सेल को मिनरल और वाटर की ज़रूरत है, तो हर एक सेल तक ये जाइलम टिश्यूज़ उसे सप्लाई करते हैं। नाउ वाटर एंड मिनरल्स एब्जॉर्ब बाय द रूट्स हेयर फ्रॉम द सॉइल मूव फ्रॉम सेल टू सेल। ठीक है, जो मैंने अभी आपको समझाया कि जो भी मिनरल वाटर रूट्स हेयर के थ्रू एब्जॉर्ब किया जाएगा वो रूट के थ्रू होता हुआ हर सेल टू सेल तक पहुंच जाएगा, और ऑटोमेटिक सेल टू सेल सप्लाई करना ऑस्मोसिस कहलाता है। अल्टीमेटली यानी कि हमारे पास यहाँ पर प्लांट में कोई ब्लड वेसल नहीं है जो हर एक सेल को डिस्ट्रीब्यूट करेगा। एक सेल जो गेन करती है, और डायग्राम से आप समझ सकते हो, इसने जो वाटर गेन किया
इसकी कैपेसिटी पूरी हो गई, जितना इसे चाहिए था, फिर इसने अगली सेल को ट्रांसफ़र कर दिया, फिर इसने अगली सेल को कर दिया। ठीक है, तो ये जाइलम टिश्यूज़ है जो इस तरह से वाटर को सप्लाई करके पूरे प्लांट तक वाटर मिनरल्स को देते जाते हैं। इस प्रोसेस को हम ऑस्मोसिस प्रोसेस कहते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब है कि जाइलम जो होता है एक वैसल की तरह ही काम करता है, क्योंकि ये सेल टू सेल सभी को वाटर मिनरल प्रोवाइड करता जाता है, और प्लांट जितना बड़ा होगा, जितनी लंबी हाइट होगी, वहाँ तक सारी सेल को ऑटोमेटिकली मिनरल वाटर डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। ठीक है, और ये कहाँ होता है? सेंटर में होता है। इसके लिए आप ये भी देख सकते हो, एक छोटा सा प्लांट में आपने देखा होगा कि जब आसपास आप उसकी बार्क को हटा देते हो तो अंदर एक हार्ड और लाइट क्रीम कलर की एक स्टिक होती है जो काफ़ी हार्ड होती है, कड़क होती है, सीधी खड़ी रहती है। ठीक है, वो स्टिक कहलाती है जाइलम। और जो आसपास की बार्क होती है, छाल जो इसके चारों तरफ गोल गोल होती है, वो कहलाता है फ्लोएम। तो जाइलम और फ्लोएम का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। नाउ ऑस्मोसिस क्या होता है? तो ऑस्मोसिस एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें पैसेज ऑफ वाटर अक्रॉस अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, मतलब ये जो सेल की जो मेम्ब्रेन होती है ना, ये बाउंड्री, ये सेमी परमिएबल होती है। सेमी परमिएबल मतलब एक साइड से ही, यानी कि बाहर का ब्लड अंदर आ जाता है, सॉरी वाटर, मिनरल और वाटर की बात कर रहे हैं। तो सेमी परमिएबल का मतलब होता है जो केवल एक साइड से ही मिनरल या वाटर को सप्लाई करें, यानी बाहर से अंदर की तरफ आ जाएगा, फिर यही वाटर यहाँ से बाहर की से अंदर की तरफ आ जाएगा, यानी कि जो बाहर से अंदर की तरफ ही अलाउ करती हूँ। ठीक है, मेंबर्स दैट अलाउ, सेमी परमिएबल का मतलब भी गिवन है यहाँ पर कि मेम्ब्रेन दैट अलाउज अ सर्टन मॉलिक्यूल्स और आयंस टू पास थ्रू इट बाय डिफ्यूजन, मतलब ऐसी मेम्ब्रेन जो किसी फ्लूइड को, किसी लिक्विड को एक साइड से दूसरी साइड तक पास होने दे और डिफ्यूज़ होने दे। डिफ्यूज़ मतलब घुलना। अगर कोई लेयर या मेम्ब्रेन बीच में है तो वो इधर के, मान लो ये कोई लेयर है, तो इधर जितने भी वाटर मॉलिक्यूल या जो भी लिक्विड पार्टिकल्स हैं उसको वन बाय वन इधर आने भी दे, अलाउ भी कर दे, और इस तरफ वो चीज़ें इधर आकर घुल जाए, डिफ्यूज़ हो जाए। ठीक है, उसे हम मेम्ब्रेन कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखा है कि ऑस्मोसिस इज द प्रोसेस ऑफ पैसेज ऑफ वाटर अक्रॉस अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन फ्रॉम अ रीजन वेयर इट कंसंट्रेशन इज हाई टू अ रीजन वेयर इज कंसंट्रेशन इज लो। अब ये मेम्ब्रेन कैसी होती है? जो ऑटोमेटिक वर्क करती है। कैसे वर्क करती है कि एक साइड तो कंसंट्रेशन हाई है, मतलब यहाँ पर फ्लूइड ज़्यादा है, और एक साइड कम है, तो ऑटोमेटिकली यहाँ का फ्लूइड कहाँ आ जाएगा? ज़्यादा से कम की ओर। हमने देखा है एनर्जी का कि हमेशा हाई लेवल से कहाँ आएगी? लो की ओर। सेम उसी तरह अगर यहाँ कंसंट्रेशन ज़्यादा है ना, तो वो ऑटोमेटिकली वो मिनरल वाटर जो भी होगा या फ्लूइड होगा वो इस मेम्ब्रेन से कहाँ जाएगा? ज़्यादा से कम की ओर। ठीक है, तो ऑटोमेटिकली अगर हमें लग रहा है कि यहाँ से ये जो वाटर आ रहा है, तो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन कैसे हुई है? जो सेल के आसपास मेम्ब्रेन है ना, ये सेमी परमिएबल है। मतलब अगर बाहर कंसंट्रेशन ज़्यादा है और अंदर कम है तो ऑटोमेटिक ये मेम्ब्रेन वाटर को अंदर आने देगी। अब इसके पास क्या है? कंसंट्रेशन ज़्यादा हो चुकी है और इसकी कम है, तो ये ऑटोमेटिक वाटर और मिनरल को इस तरफ आने देगी। तो यहाँ आने के लिए कोई स्पेशल प्रोसेस नहीं होती है, बस वो ऑटोमेटिकली या नेचुरली कहे तो वो जो सेल की स्ट्रक्चर है वो सेमी परमिएबल बनी हुई है, और सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन क्या करती है? हाई टू लो कंसंट्रेशन पे काम करती है। तो ऑटोमेटिकली वाटर का सप्लाई होता रहता है। जहाँ पर हाई प्रेशर है, कंसंट्रेशन है, वो लो की ओर पहुँचता रहता है, और इस तरह से जैसे यहाँ ज़्यादा हो गया तो अगली सेल में कम है तो वहाँ से वहाँ चला जाएगा। तो इस तरह से ब्लड का वाटर और मिनरल का सप्लाई होता रहता है। Now vascular tissues for a transport of water and minerals in the plant is called a xylem। यानी ऐसे टिश्यू किसी भी प्लांट के अंदर जो मिनरल और वाटर का सप्लाई करते हैं। कहाँ से? फ्रॉम द रूट हेयर से लेकर तो ऊपर प्लांट्स की हर एक लीव्स तक, हर एक सेल को मिनरल और वाटर का सप्लाई जिसके थ्रू होता है वो जाइलम टिश्यू कहलाते हैं। ठीक है, एसेंट ऑफ सेप, यानी कि द जाइलम्स फॉर्म्स अ कंटिन्यूस नेटवर्क टू चैनल that connects root to leaves through the stem and branches and thus transport water and minerals through the entire plant। जो मैंने अभी आपको समझाया कि जाइलम क्या होता है? कंटिन्यूस नेटवर्क बनाते हैं। जैसे अभी मैंने समझाया ना कि सेल टू सेल कैसे वो वाटर को सप्लाई करते रहते हैं, और रूट हेयर से लेकर तो पूरे प्लांट की लीव्स तक जितनी भी सेल होती है सब जगह वाटर मिनरल सप्लाई करने का काम जाइलम टिश्यू का होता है। ठीक है, अब हम देखेंगे कि कैसे ये जाइलम टिश्यू काम करते हैं। ठीक है, तो हमें पता है
हम जानते हैं कि जो वाटर होता है वो इवापोरेट कहाँ से होता है, लीव से, जबकि हम बोलते हैं कि वाटर को हमने जो प्लांट को दिया था वो तो सॉइल के अंदर दिया था। आप पौधे में पानी पत्तियों से डालते हो या सॉइल के अंदर डालते हो, तो सॉइल के अंदर डालते हो। आपके यहाँ कोई प्लांट है, गमला है, तो उसमें आप सॉइल के अंदर पानी डालते हो, जबकि वाटर इवापोरेट कहाँ से होता है, लीव से होता है। तो ये हमारे लिए बहुत अच्छा प्रूफ है कि वो वाटर रूट से कहाँ चढ़कर गया है, लीव्स तक गया है, यानी कि उस प्लांट के जाइलम टिश्यू ने वर्क किया है। ठीक है, और इस तरह वाटर का इवापोरेट अगर लीव से हो जाता है, जैसे ज़्यादा तेज़ धूप होती है ना, या गर्मी के कारण जो एक्सेस वाटर होता है, जैसे हमें स्वेटिंग होती है, पसीना आता है तो एक्स्ट्रा वाटर बाहर हो जाता है, वैसे प्लांट अपनी बॉडी से एक्सेस वाटर कहाँ भेजता है, लीव्स के थ्रू बाहर भेज देता है। आपको पता है कि लीव्स में छोटे छोटे होल्स होते हैं, उस होल्स के थ्रू वो स्टोमेटा जिसे कहते हैं, उसके थ्रू वो वाटर को इवापोरेट कर देता है, यानी एटमॉस्फेयर में छोटी छोटी बूंदें बनकर वाटर की बूंद जो ड्रॉप से वो निकल जाती है। ठीक है, तो इस तरह से वाटर की लीव्स क्या करती है, एक्सेस वाटर को इवापोरेट कर देती है। तो जब वो एक्सेस वाटर को इवापोरेट कर देती है तो उनकी सेल्स में पानी की कमी फिर बन जाती है। फिर वो वाटर की जो कमी होती है, यानी कि अंदर लो कंसंट्रेशन हो गई है वाटर की, और दूसरी सेल्स में, नीचे वाली सेल्स में हाई है, तो अगेन वो हाई से लो की ओर वाटर चलता रहता है। इस प्रकार कंटिन्यूसली वाटर जो रूट हेयर है, यानी सॉइल से लेकर तो लीव्स तक वाटर सप्लाई चलता रहता है, और ये इस तरह का जो खिंचाव बनता जाता है, ऊपर ट्रांसपिरेशन होते रहना, वाटर का इवापोरेट होते रहना, और दूसरी साइड से वाटर को खींचते रहना, वो कहलाता है सक्शन पुल। ठीक है, सक्शन मतलब खींचना। देखो यहाँ पर रूट्स लेती रहती है और ये जाइलम टिश्यूज इस वाटर को हाई, जैसे यहाँ नीचे ज़्यादा पानी है, ऊपर कम है, तो हाई कंसंट्रेशन से लो की ओर वाटर जाएगा, फिर जाता रहेगा, और जब तेज़ धूप होगी या इवापोरेशन होता रहेगा, पानी की ड्रॉप्स इस लीव्स के थ्रू एटमॉस्फेयर में मिलती रहेगी, तो इधर की जो सेल्स है उसमें पानी की कमी हो जाएगी, तो वो अपनी जो पहले वाली सेल है उसके अंदर जो ज़्यादा पानी है उसको खींचेगी, वो अगली वाली को खींचेगी। इस तरह से वाटर का सप्लाई लगातार रूट से लीव्स की ओर बना रहता है, जिसे हम सक्शन पूल कहते हैं। तो इस तरह से वाटर का मूवमेंट कहाँ होता है, वाटर और मिनरल्स का प्लांट के अंदर रूट से लेकर तो ऊपर लीव्स की ओर, मतलब अपवर्ड डायरेक्शन में होता है। कहाँ होगा, अपवर्ड डायरेक्शन में। इसीलिए हम क्या कहेंगे इसे, एसेंट ऑफ सेप, यानी कि अपवर्ड मूवमेंट जो है मिनरल्स और वाटर का प्लांट के अंदर, किसके थ्रू, जाइलम के थ्रू, उसे हम एसेंट ऑफ सेप कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हम ट्रांसपीरेशन, जैसे मैंने भी कहा कि इवापोरेशन होता है, तो ये इवापोरेशन होना, ये प्रोसेस क्या कहलाती है, ट्रांसपीरेशन, यानी कि प्लांट्स की लीव के थ्रू एक्स्ट्रा वाटर का आउट होना ट्रांसपीरेशन कहलाता है। तो ये जो ट्रांसपीरेशन प्रोसेस होती है वो होती भी है या नहीं, उसे समझने के लिए हम एक एक्टिविटी परफॉर्म करेंगे। आप यहाँ देखेंगे, टू स्टडी हाउ वाटर रीचेस जाइलम वेसल ऑफ द रूट्स फ्रॉम द सॉइल, कैसे वाटर जो है जाइलम वेसल्स तक पहुँचता है, कहाँ से, रूट से। ठीक है, क्योंकि रूट ही सबसे पहला पार्ट है जो मिनरल वाटर को गेन करता है। नाउ एक लार्ज रो ऑफ पोटैटो लेना है, नाइफ, शुगर सॉल्यूशन, पिन, पैट्री डिश, वाटर। अब एक लार्ज रॉ पोटैटो यानी कच्चा आलू आपको लेना है और उसके छिलके निकालने हैं। ठीक है, नाउ कट वन ऑफ इट्स एंड टू मेक द बेस फ्लैट, और उसका फ्लैट बनाने के लिए देखो आपको इस तरह से एक ये पोटैटो स्लाइस ले रखी है और पतली सी एक बेस उसका काट दिया हमने। ठीक है, नाउ मेक अ डीप एंड हॉलो कैविटी इन द सेंटर ऑफ पोटैटो पीस। ये देखो यहाँ पर ये पूरा पोटैटो पीस था ना, इसके बीच में एक बड़ी सी कैविटी बना दी, जगह बना दी है। ठीक है, फिल हाफ ऑफ द कैविटी विथ शुगर सॉल्यूशन, और ये पूरे पोटैटो में, ये आपको पोटैटो नज़र आ रहा है पूरा, उसका एक हिस्सा ऊपर का छोटा वाला हिस्सा हटा दिया, और जो बड़ा वाला हिस्सा लिया था ये वाला, ये बड़ा पोटैटो है। ठीक है, और इसका ये जो ऊपर वाला हिस्सा है ना, ये बीच में थोड़ा सा खोखला कर दो। ठीक है, यानी कि उसने बोला था कि आपको उसको थोड़ा सा डिग करना है, ये समझ लीजिए, और इसके अंदर थोड़ा सा शुगर सॉल्यूशन डाल दिया, यानी कि पानी में शक्कर को घोला और इसके अंदर डाल दिया। ठीक है, अब वो जो पोटैटो पीस था, ये वाला जो पोटैटो पूरा पीस है, इसको पैट्री डिश में रख दिया। ये वो जो डिश थी, ग्लास डिश है, पैट्री डिश जिसे कहते हैं,
और उसके अंदर वाटर फिल कर दिया, ठीक है, और उसके बाद एक पिन अंदर इंसर्ट करवा दी है, ठीक है, और इसको कुछ आवर्स के लिए छोड़ दिया एज इट इज़। तो पहले आपने देखा कि शुगर सॉल्यूशन का लेवल कितना है, और कुछ टाइम के बाद आपने देखा तो शुगर सॉल्यूशन का लेवल इतना बढ़ गया, ठीक है। यानी कि आपने देखा है कि जो वॉल्स होती है पोटैटो की, ये छोटी छोटी सेल से मिलकर ही बनी होगी, ठीक है, और आपस में जॉइंट है। तो जो वाटर था पेट्री लीव्स से, वो पहली सेल ने एब्जॉर्ब किया क्योंकि इसके अंदर वाटर की कंसंट्रेशन कम थी, और सेल की स्ट्रक्चर में इंटरनली आपको पता है कि सेल के आसपास सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है, तो वाटर को सक करेगी क्योंकि यहाँ हाई कंसंट्रेशन है और यहाँ लो है। फिर ये अगली वाली सेल को देगी, फिर ये उससे अगली वाली सेल को देगी। तो इस तरीके से जितनी भी सेल थी उसने वाटर को धीरे धीरे एब्जॉर्ब कर लिया, ठीक है। और जो पेट्री डिश से जो वाटर था वो मूव करता जा रहा है सेल टू सेल, हर एक सेल तक पहुंचता जा रहा है, ठीक है। और धीरे धीरे कहाँ, यहाँ से पहुँचता पहुँचता सेंटर पार्ट तक पहुँच गया, सब जगह पहुँचा, और यहाँ से फिर अंदर की तरफ पहुँच गया। तो अंदर की तरफ जब वो गया, ठीक है, तो धीरे धीरे अंदर पानी जाता जा रहा है। तो शुगर सॉल्यूशन का लेवल आपको दिख रहा है, पहले कितना कम था और अब कितना बढ़ गया है, ठीक है। यहाँ पर आपको समझ आ रहा होगा। तो ये कैसे बढ़ गया, क्योंकि ये वाटर अंदर का कहाँ चला गया, बाहर का वाटर अंदर चला गया, ठीक है। और इस तरीके से आपको समझ में आएगा कि जाइलम टिश्यूज़ जो होते हैं वो प्लांट्स के हर एक पार्ट में होते हैं जो वाटर का सप्लाई करते हैं। तो इस तरह से रूट से भी टिश्यूज़ ऊपर तक, लीव्स तक सप्लाई करते हैं। नाउ इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन क्यों ज़रूरी है? तो सबसे पहले ये वाटर और मिनरल का अपवर्ड मूवमेंट बना देता है। एक सक्शन पूल यानी कि एक ऐसा फोर्स जनरेट करता है जिसमें मिनरल वाटर ऑटोमेटिक सक होते जाते हैं, खींचते चले जाते हैं नीचे रूट हेयर से लेकर तो लीव्स तक, ताकि लीव्स जब फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करती है तो उसे वाटर की रिक्वायरमेंट फुलफिल हो जाती है। नाउ ट्रांसपिरेशन प्रोड्यूस अ कूलिंग इफेक्ट। अब देखो, ट्रांसपिरेशन अगर लगातार होता रहेगा तो ऊपर जाने के बाद वाटर का इवापोरेशन भी होता रहेगा, ठीक है। और इवापोरेशन होता रहेगा तो जो प्लांट का टेम्परेचर होता है, जैसे पसीना आने पर हमारी बॉडी ठंडी होती है ना, तो वो हमारा जो प्लांट का जो बॉडी टेम्परेचर होता है, काफ़ी धूप में भी वो बाहर स्टेबल रहते हैं तो उनका बॉडी टेम्परेचर ठंडा बनाए रखते हैं, ठीक है। हीट मतलब सनलाइट में या इतनी ज़्यादा हीट में वो वर्क करने के लिए या सीधे खड़े रहने के लिए, लाइफ सर्वाइव करने के लिए एबल होते हैं। When there is a more transpiration, the rate of absorption of water increase। और जितना ज़्यादा ट्रांसपिरेशन होता है, ट्रांसपिरेशन मतलब वाटर का इवापोरेट होना या लीव्स के थ्रू आउट हो जाना, तो जितना ज़्यादा वो होगा, ट्रांसपिरेशन होगा, उतनी ज़्यादा सेल में वाटर की डिमांड बढ़ती जाएगी और वाटर एब्जॉर्प्शन बढ़ता जाएगा। यानी आपने गर्मियों में देखा होगा पौधे जल्दी सूख जाते हैं क्योंकि धूप के कारण ट्रांसपिरेशन ज़्यादा होता है, और जितना ज़्यादा ट्रांसपिरेशन होगा उतना वो उनकी जो रूट्स होती है वो सॉइल से वाटर को खींचती जाती है, ठीक है। अब ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड। द फूड इज़ मैन्युफैक्चर इन अ ग्रीन लीव्स। प्लांट की जो हरी पत्तियाँ होती है वो फूड बनाती है विद द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। अब देखो, प्लांट की हर एक सेल को वो फूड चाहिए क्योंकि हर एक सेल को एनर्जी चाहिए, तो वो जो फूड बनाया गया है उसका सप्लाई प्लांट की हर एक सेल तक होना चाहिए। यानी कि ऊपर लीव्स में बना है अगर फूड, तो उसका सप्लाई नीचे रूट्स तक की सारी सेल तक होना चाहिए। तो वही ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड फ्रॉम द लीव्स टू द अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट इज कॉल्ड अ ट्रांसलोकेशन। यानी कि फूड का वही ट्रांसपोर्ट होना कहाँ से, लीव से लेकर तो प्लांट के हर एक पार्ट तक, उसे हम ट्रांसलोकेशन कहते हैं। और ट्रांसलोकेशन किसके थ्रू होता है? तो प्लांट के अंदर जो टिश्यूज़ होते हैं, ऐसी सेल्स होती है जो फूड ट्रांसफ़र करती है। जैसे अभी हमने जाइलम पढ़ा ना, जो वाटर मिनरल्स का सप्लाई करता है, कहाँ से? डाउनवर्ड, रूट से लेकर तो ऊपर लीव्स तक, हर एक पार्ट तक प्लांट के। वैसे ही लीव से जो खाना बना है से लेकर रूट तक जितनी भी सेल होती है, सबको वो फूड डिस्ट्रीब्यूट करने का काम किसका होता है? फ्लोएम का। फ्लोएम एक सेल होती है, एक सीव ट्यूब की तरह होती है, ठीक है। सेल से मिलकर एक सीव ट्यूब की तरह बना होता है जो एक लॉन्ग ट्यूब की तरह काम करता है और फूड को ट्रांसपोर्ट करता है, ठीक है। जैसे जाइलम करता है वैसे फ्लोएम भी कंटिन्यूसली नेटवर्क बनाता रहता है। मतलब जो फूड लगातार लीव्स में बनता जा रहा है उसका हर एक फूड का सप्लाई हर एक सेल तक
लगातार ये करता रहता है और प्लांट के हर एक पार्ट तक करता रहता है। जैसे यहाँ से दूसरी ब्रांच है तो दूसरी ब्रांच तक भी करेगा और एक पूरा नेटवर्क चैनल बनाता है। थ्रू फ्लोएम द प्रिपेयर्ड फूड पासेस थ्रू द लीव्स टू डिफरेंट पार्ट ऑफ द प्लांट, और इसी के थ्रू आप फूड को हर एक प्लांट तक हर एक पार्ट तक डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। लाइक अ स्टेम, रूट्स, फ्रूट्स, सीड्स एंड फ्लावर, सब जगह डिस्ट्रीब्यूशन होता रहता है। अब आप नॉर्मली फ्लोएम देखना चाहते हो तो किसी छोटे से प्लांट को आपको पूरा प्लांट कट नहीं करना है, उसकी एक छोटी सी ब्रांच कट करेंगे और आप उससे जो सॉफ्ट है, जिसको आप नॉर्मली नेल से स्क्रैच करेंगे तो उसकी बार्क आसानी से निकल जाए, तो वो आसपास जो छाल होती है वो पूरे फ्लोएम टिश्यू कहलाते हैं, और अंदर की जो थोड़ी सी क्रीम या वाइट कलर की जो स्टिक होती है, थोड़ी हार्ड वुड होता है, वो कहलाता है जाइलम। तो आप वो भी देख सकते हैं। ठीक है, यहीं पर आपका चैप्टर फिनिश होता है। थैंक यू।